हेलो बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। आप किसी भी बोर्ड से अपना स्टडी कर रहे हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो, किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हैं, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आपके दिमाग में ऐसी कोई धारणा आनी चाहिए कि बोर्ड से जब हम लोगों का बोर्ड चेंज होता है तो सवालों का पैटर्न चेंज हो जाता है। ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। कोई भी बोर्ड हो, अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट पता है, सवाल को आप समझ जाते हैं, तो फिर प्रश्न कैसे भी हों, सवाल बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो आपके मस्तिष्क को आजमा सकें, आप कितना अधिक सोच सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही वीक है और आपने रिजल्ट पे एक बेहतर अंक ला लिया, आपने रिजल्ट पे एक बेहतर अंक प्राप्त कर लिया, तो फिर आपका वो अंक व्यर्थ चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको मैथ से एलर्जी, जैसे कहते हैं, एलर्जी जैसे होने लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उस मैथ से नफ़रत होने लगेगी और धीरे धीरे करके आपकी रुचि विषय से हटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस विषय को पूरा तर्क कर देंगे। तो आखिर कहाँ होती है ये गलती कि हम लोग मैथ को इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कह देते हैं, इतना ज़्यादा हमको कठिन लगने लगता है। कहीं तो गलती होती है। गलती दो तरीके से हो सकती है। आइए आज हम आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम लोग पहले बात करते हैं कि गलती कहाँ होती है। जब हम लोगों का मैथ का बेस लड़खड़ा जाता है, हम लोगों का फाउंडेशन वीक हो जाता है और फिर हमारी रुचि धीरे धीरे मैथ से गायब हो जाती है। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल सेक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ, लेकिन यह जो वीडियो है यह वास्तव में सभी क्लास के बच्चों के लिए है। आप किसी भी कक्षा के हों, किसी भी बोर्ड के हों, हर कक्षाओं के लिए यह आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो बिना स्किप किए आज का ये पूरा वीडियो देखिए। अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन के ज़रिए। आपको अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तब भी आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको बता सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ईमेल है, आप वहां से हमको संपर्क कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैथ में आखिर वो ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो जो मैथ होता है, वास्तव में ये मैथ जो होता है ये वास्तव में गेम होता है नंबर्स का। मैथ वास्तव में किस पे टिका हुआ है? संख्याओं पर। और इसकी एक और ब्रांच है, मैथ खेल खेलता है अपना साइन के साथ, जिसको हम लोग चिन्ह कहते हैं। इन दोनों की सहायता से गणित की शुरुआत हो जाती है। एक ब्रांच आता है संख्याओं का, तो दूसरी तरफ से आता है चिन्ह। ये दोनों लोग मिल करके उसके बाद धीरे धीरे करके एक बड़ी सी श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे हम लोग घरों का निर्माण करते हैं तो एक छोटी सी ईंट रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, कहीं आधा ईंट, कहीं एक, कहीं पौना, लगाते एक पूरी बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ होता है, संख्या और चिन्ह, इन दोनों को मिलाते हम लोग धीरे धीरे एक इतनी लंबी श्रृंखला बना लेते हैं कि हमारे पास एक मोटी सी हाथ में किताब आ जाती है। और जब हमारा ये आधार बेकार रहता है तो फिर हमारे लाख प्रयास से, लाख मेहनत करने के बावजूद मैथ से हमारी रुचि गायब हो जाती है। तो आपको अगर मैथ जानना है तो आपको संख्याओं को जानना होगा। आपको अगर मैथ जानना है तो आपको साइन को जानना पड़ेगा, चिन्हों को जानना पड़ेगा। आज के ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्याओं पर, कितने प्रकार की होती हैं, किसके क्या पहचान है और किसकी क्या ज़रूरत है, मैथ में कौन चीज़ कहाँ पड़ता है। फिर उसके बाद बारी आती है इन चिन्हों की। हम आपको बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं। चिन्हों में हम लोग जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वो कुल 4 लोग, इस प्रकार से कुल 4 लोग हैं। इनका क्रम अलग आगे पीछे हो सकता है, जैसा कि आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा। पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। फिलहाल यहाँ हम सीरियल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि चिन्हों का भी खेल होता है मैथ में। प्लस माइनस, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का
चिन्ह भी होता है। तो इन चिन्हों से और नंबरों के बीच में चिन्हों को मिलाने से धीरे धीरे आपका मैथ ये बड़ा होने लगता है। उसके बाद जब हम लोग इन नंबर और इन साइन को छोड़ते हैं तो फिर हम लोग एक और किस्म के मैथ पर पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, यानी कथन। हम लोग बचपन में जब मैथ पढ़ते थे तो हम लोग को कहा जाता था आप कुछ ऐसा जोड़ो 2 + 3 = 5, तो हम लोग गिनती गिन के जोड़ लेते थे। फिर थोड़ा बड़े हुए तो फिर हमको मैथ में क्या सिखाया जाने लगा कि चलो आपके पास 2 कलम है, 3 कलम और आ गया, अब कुल कितने हो गए। देखिए पूरा एक स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है, आपके पास 2 कलम थे, 3 और आ गए, अब कितने हो गए। तो हमको करना क्या था, 2 में 3 जोड़ के 5 करना था। तो मैथ का एक और रूप होता है स्टेटमेंट। हम लोग कथन को, पूरे एक वाक्य को कन्वर्ट कर देते हैं अंकों और चिन्हों में। अंकों और चिन्हों से पूरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करने लगते हैं। जैसे हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग x मानते हैं, y मानते हैं, तो पूरे सवाल को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं x और y में। जैसे सपोज कीजिए कहा जाए कि पिता और पुत्र 2 लोग हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पिता की उम्र पुत्र से 20 साल बड़ी है। पिता की उम्र पुत्र से 20 साल, हमने मान लिया कि पुत्र की y है और पिता की x, तो ये x क्या है, y से 20 साल बड़ा है। अब देखिए जो कुछ भी कहा गया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 साल बड़ी है, इतना सारा कहने के बावजूद, मतलब इतना सारा कहने के बजाय हम सीधे क्या लिख दिए, x = y + 20। यहाँ देखिए यहाँ 2 किस्म के अक्षर लगे हुए हैं जिसको हम लोग चर कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में। उसके बाद फिर यहाँ एक अंक लगा और एक साइन लगा। तो हम लोग स्टेटमेंट को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में, और उसके बाद अंक में, फिर उसके बाद वेरिएबल में। इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करके फिर हम उसको एक प्रारूप दे देते हैं और उस प्रारूप को हल करने लगते हैं और अंत में हमारे स्टेटमेंट का एग्जैक्ट आंसर आ जाता। तो ऐसे ही कुछ ये मैथ का खेल होता है, संख्याओं का, चिन्हों का और स्टेटमेंट का। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं आता। हाँ, मैथ में आपको एक चीज़ और मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फिगर। कुछ चित्रों की सहायता से भी आपको मैथ के सवाल हल करने होते हैं। जैसे वृत्त मिलता है आपको, त्रिभुज मिलता है आपको, चतुर्भुज मिलता है, पंचभुज, खष्टभुज, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। सिलेंडर मिलता है आपको, शंकु, पिरामिड, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, इन सब चीज़ों पर आपको सवाल मिलते हैं। तो चित्रों से संबंधित प्रश्न होते हैं आपके, कथन से संबंधित प्रश्न होते हैं, संख्याओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, और कभी कभी तीनों एक में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपको फिगर के प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो आप पहले अपनी समस्या को छांटिए, अपनी समस्या को अलग कीजिए कि हमको किस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। आप पहले उन पर जोर दीजिए। क्या आपको स्टेटमेंट के प्रश्न नहीं आते हैं? स्टेटमेंट में जैसे आ गया द्विघात का समीकरण आ गया, कुछ बहुपद के सवाल आते हैं, कुछ रैखिक समीकरण आता है, उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के सवाल आ जाते हैं। संख्याओं में आपका जैसे ब्याज के सवाल हो गए, उसके बाद कराधान का सवाल हो गया, टैक्सेशन का, फिर सांख्यिकी का सवाल हो गया, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह। और फिगर में आपको वृत्त मिल जाता है, शंकु मिल जाता है, बेलन मिल जाता है, गोला मिल जाता है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन ये समस्या नहीं है। वास्तव में मेन समस्या ये नहीं है कि आपको संख्याएं नहीं आती, आपको स्टेटमेंट नहीं आता, आपको फिगर के सवाल पहचानने नहीं आते हैं। मेन समस्या जो होती है, जहाँ से बच्चे कमज़ोर होना चालू हो जाते हैं, जहाँ से उनकी रुचि गायब हो जाती है, वो मेन समस्या ये है। देखिए हम उसको 2 कॉलम में बांट रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आखिर हम लोग कहाँ कमी कर देते हैं जिसकी वजह से मैथ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहला होता है पहले में हम लोग लिख सकते हैं कि करना नहीं आता है, और दूसरा है करना नहीं चाहते। ये 2 कैटेगरी है मैथ के स्टूडेंट की या फिर टीचर की। कभी कभी तो गलती टीचर की होती है जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और कभी कभी बच्चों की गलती रहती है कि अध्यापक के लाख प्रयास करने के बावजूद वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी भी अध्यापक इस बात को जानने का प्रयास नहीं करता है कि आखिर जो बच्चा नहीं जानना चाहता है, जिस बच्चे की मैथ में रुचि नहीं है, कहाँ कमजोरी हुई है, क्या उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। आजकल के अध्यापक इस बात पर भी ज़रा सा भी गौर नहीं देते हैं, क्योंकि जो टीचर होते हैं आज के ज़माने में, मुझे कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि आज के ज़माने के जो टीचर हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं।
बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आते हैं। ये बच्चों से पैसों का शोषण करते हैं और उसके बाद उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो जब इनके अंदर से टीचर का गुण गायब हो गया तो फिर विद्यार्थी के अंदर से विद्यार्थी का लक्षण भी चला जाता। तो कभी कभी टीचर ध्यान नहीं देते कि बच्चा क्या चाह रहा है, कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते कि टीचर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर दोनों एरर को बांटा जाए कि बच्चों की गलती और अध्यापक की गलती, तो हम तो 90% दोष देंगे टीचर को और 10% बच्चों को देंगे। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो ना तो वो संख्याओं को जानता है, ना स्टेटमेंट के प्रश्न को जानता है, ना ही फिगर के प्रश्न को जानता है। माता पिता संपूर्ण ज़िंदगी सौंप देते हैं अध्यापक के हाथों में। अब वो अध्यापक चाहे तो मैथ में उसकी रुचि जगा दे, चाहे तो उसके अंदर मैथ के लिए नफ़रत भर दे। नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चों को ये भी अजीब लगेगा, ये भी अजीब लगेगा, ये भी अजीब लगेगा। एक समय आएगा कि मैथ देख के ही नींद आ जाती है। तो यहाँ हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहली कैटेगरी है जो परेशानी होती है मैथ में प्रश्न हल करने में। पहला होता है कि करना नहीं आता है, दूसरा होता है करना नहीं चाहते हैं। अगर करना नहीं चाहते हैं तो ये बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर इसकी समस्या थोड़ी लंबी होती है। लेकिन अगर आपको करना नहीं आता है तो ये 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। अगर करना नहीं आता है तो 2 समस्याएं होती हैं मैथ में, इस बात को दिमाग में रखिए। पहला होता है कि हम लोग सवाल समझ ही नहीं पाते हैं, मतलब हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ। हम लोग गणित को समझ ही नहीं पाते। दूसरी गलती होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये होती है कि हम लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग या अन्य जगहों पर जहां हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसमें वीक होते हैं। तो अगर हम लोग इसमें वीक हैं कोई बात नहीं, आप एक दिन सुधर जाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग भर गई, आप सवाल को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आप किसी सवाल को हल करना चाहते हो और आप उस सवाल को समझ गए कि सवाल में करना क्या है, भले ही आप उसको नहीं लगा पाए, तो आपने 50% काम कर दिया। आप सवाल समझ गए कि करना क्या है और आपसे नहीं लगा तो आपने 50% काम कर दिया। लेकिन अगर आप सवाल नहीं समझ पाए और आपने आंसर ला दिया तो आपने माइनस में 50% काम किया, यानी जो आपको करना था उसमें से भी आपने 50% छीन लिया। आपके रिजल्ट पर 100 में 100 अंक छप जाएंगे, लेकिन ये 100 में 100 अंक आपको मूर्खों की श्रेणी में ले जाके एक दिन खड़ा कर देगा। तब आपका ये अंक वहाँ आपको बचा नहीं सकता। इससे बेहतर है कि आप 100 में 10 अंक लेके आएँ, वो ठीक है, लेकिन 100 में 100 अंक लाने का प्रयास ना करें। आप प्रश्नों को समझें, प्रश्नों में करना क्या है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो आपने 50% काम उसी वक्त कर दिया। कैलकुलेशन आप कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप सवाल समझ ही नहीं पाते हैं तो फिर ये एक बड़ी जटिल समस्या होती है। हम आपको कक्षा 10वीं में जितने भी प्रकार के टॉपिक हैं, पहले उस टॉपिक का हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ही हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल कराएंगे, ताकि आपको हर एक प्रश्नावली का प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग जो मैथ में हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्यों होती है। 2 वजह होता है। पहला क्या होता है कि हमको करना नहीं आता है। अब करना नहीं आता है में 2 चीज़ होती है। पहला तो हम लोग सवाल ही नहीं समझ पाते, दूसरा अगर सवाल समझ भी जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो ये चीज़ कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी मैथ में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर इसे सुधारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए बेहतर यही रहता है कि जब भी कोई टॉपिक, कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो उस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ा जाए, एक एक शब्द पर गौर किया जाए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज विद्यालय में या कोचिंग सेंटरों में सवाल लगवाए जाते हैं, लेकिन कभी भी वो चैप्टर को पलट के नहीं देखते कि आखिर इससे पहले क्या क्या चीज़ें थी जो ये प्रश्नावली का निर्माण किया गया, या ये जो प्रश्नावली बनी है क्या ये हमारे ज़िंदगी में कहीं काम आएगी। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है
कि अगर आप बहुपद पढ़ रहे हो तो ये बहुपद ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा कुछ पता नहीं है। कोई पढ़ रहा है द्विघात समीकरण, ये कहाँ काम आएगा ये भी नहीं मालूम। कोई मेंसुरेशन पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेंसुरेशन हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा। तो जो चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं है कि हमारे कहाँ काम आएगा तो फिर हम उसको पढ़ना क्यों चाहेंगे। तो यहाँ एक गलती अध्यापक वर्ग से ये भी होती है कि वो जो टॉपिक पढ़ाते हैं कभी भी ये नहीं बताते हैं कि ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में किस मोड़ पर काम आएगी। पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं होता, एक बात दिमाग में रखे रहिएगा। अगर आपका उद्देश्य नौकरी पाना है तो मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, यही सबसे ठीक है। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य नौकरी पाना है तो आप किसी के यहाँ गुलाम बन के ज़िंदगी जिएंगे। आप बीएड कर लेंगे, आप पीएचडी कर लेंगे और किसी कक्षा 10वीं पास कंपनी के मालिक के अंडर में आप काम करेंगे। उस समय आपकी पीएचडी उसके कक्षा 10वीं से लाख गुना नीचे गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि आपने पढ़ा ही था नौकरी पाने के लिए। जब आपके दिमाग के अंदर की दक्षता छिन गई, आपके रिजल्ट पर अंक चढ़ गए हैं, आपने बीएड पीएचडी कर लिया है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। कोई कक्षा 10वीं फेल भी अगर होगा किसी कंपनी का मालिक, तब भी आपको उसके यहाँ काम करना ही होगा, क्योंकि उसने वो काम कर दिया जो आप पीएचडी बीएड करके नहीं कर पाए। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़िए। मैथ में आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, जैसे मान लीजिए रियल नंबर है, उसको तो आज हम लोग उसी पर चर्चा ही करेंगे पूरे वीडियो में। रियल नंबर हो गया, बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गए, उसके बाद रेखा गणित के प्रश्न हो गए, सांख्यिकी के प्रश्न हो गए। जो भी प्रश्न हो, प्रश्नावली शुरू होने से पहले एक एक टॉपिक पर ध्यान से अपना ध्यान केंद्रित किया जाए, एक एक बिंदु को समझा जाए। उसके बाद सवालों को दो प्रकार में बांट दिया जाए कि क्या हम सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या सवाल समझ गए तो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा। अगर हम सवाल नहीं समझ पा रहे हैं तो कैलकुलेशन छोड़ के पहले हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि कहाँ गलती हो जाती है, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिससे हम सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। अगर आपसे अकेले नहीं होता है तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, अपने अध्यापकों से सलाह लें। आप सलाह ज़रूर लीजिए किसी ऐसे इंसान से जिसको उस क्षेत्र में महारत हासिल हो। किसी नीम हकीम से सलाह मत लेना, अन्यथा वो लोग अपना सम्मान बचाने के लिए आपको कुछ भी उल्टा सीधा सिखा देंगे। जब आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी तब आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी आ जाएगी। नहीं तो आप लाख कैलकुलेशन जानेंगे, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ही आपको लेकर के डूब जाएगा। तो आई होप मैंने जो भी बात कही है मैथ से संबंधित आपको समझ में आई होगी। मैथ वास्तव में नंबर्स, स्टेटमेंट, फिगर और साइन, इन चारों चीज़ों का मिला हुआ रूप है। इससे हट करके मैथ में और कुछ नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग ये कैलकुलेशन के अंडर में आता है। स्टेटमेंट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में, उसके बाद वेरिएबल में या फिर फिगर में, और फिर हम लोग कैलकुलेशन की सहायता से आंसर तक पहुंच जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका मैथ से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके उस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो देने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि फिर भविष्य में आपको उस टॉपिक से लेकर के उस टॉपिक से संबंधित आने वाले निकट भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी समस्या, कोई शंका आपके दिमाग में दूर दूर तक ना आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा आज का रियल नंबर, या कह सकते हैं उसको नंबर सिस्टम की एक कैटेगरी कह सकते हैं। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग अपने कॉपी में, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं आज से हम लोग 10th मैथ का। तो हम लोग पहला ही हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में, 10th मैथ रियल नंबर या नंबर सिस्टम, जो कि पहला ही चैप्टर है, चैप्टर 1.1। तो आज हम लोग प्रश्नावली नहीं हल करेंगे, प्रश्नावली से पहले प्रश्नावली में क्या आएगा उस बात पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। एकदम अच्छे प्रकार से समझना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट दिमाग में नहीं आने देना है। ये जो कैटेगरी आती है ये कैटेगरी है नंबर सिस्टम की, जिसको हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़े हैं, संख्या पद्धति। तो बात कर ले सबसे पहले सिस्टम की। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था। एक बात दिमाग में रखिए, जो सिस्टम है जिसको हम लोग पद्धति कहते हैं, ये वास्तव में क्या होती है? व्यवस्था। और व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? ताकि कोई भी काम बड़े आसानी से
लक्ष्य तक पहुंच सके। तो जो नंबर सिस्टम है इसमें नंबरों को व्यवस्थित रूप से रख दिया जाता है ताकि आपको क्रमवार नंबरों का प्रकार समझने में आसानी हो, संख्याओं का प्रकार समझने में आसानी हो। सिस्टम एक व्यवस्था है, व्यवस्था बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप कभी भी लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। तो यहाँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप संख्याओं का प्रकार, संख्याओं पर होने वाली संक्रियाएं यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें, उनका वर्गीकरण आसानी से कर सकें, इसीलिए नंबर सिस्टम को बनाया जाता है। इस नंबर सिस्टम में जो हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे वो है रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब आप कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है अगर ये वास्तविक है तो क्या काल्पनिक भी होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वो आपके कक्षा 10वीं के स्टैंडर्ड से बाहर है। अगर बीच में कहीं भी आपको मिलेगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, या अगर हमको मिलेगा पढ़ाते वक्त कहीं भी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, तो हम आप उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ बात हो रही है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की। तो ये जो वास्तविक संख्या होता है वास्तव में संख्याओं का एक ग्रुप होता है। जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व हो। अब यहाँ वास्तविक संख्याओं की जो सबसे पहली कैटेगरी आती है जो कि हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते हैं वो होता है प्राकृतिक संख्या। जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जिन संख्याओं की मदद से हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार से प्रयोग होने वाले वस्तुओं को, पदार्थों को, सामान को, सामग्री को, कुछ भी कह सकते हैं, जिसके प्रयोग से हम उन लोगों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने वाले अंक को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दिमाग में बात रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। कुछ इस प्रकार से आपको बताया जाता है, डॉट डॉट, ये है नेचुरल नंबर। कुछ इस प्रकार से आपको बताया जाता है। नेचुरल नंबर मीन्स ए सेट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। लेकिन बच्चे यहीं आके डर जाते हैं कि क्या अगर हमसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या तो क्या हम सबको कहेंगे प्राकृतिक संख्या? इस सेट में से कोई भी एक संख्या आप उठा लीजिए, हर एक संख्या प्राकृतिक संख्या। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। आपको ये तो बता देते हैं कि नेचुरल नंबर को हम लोग लिखते हैं n इक्वल, एक सेट बनाएंगे, उस सेट में लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। लेकिन गलती यही हो जाती है, आधार यही ख़राब कर दिया जाता है आपका। वास्तव में नेचुरल नंबर होता है हर वो अंक जिसकी वजह से हम लोग वस्तुओं को गिनते हैं। और नेचुरल नंबर की खासियत क्या होती है? ये हरदम पॉजिटिव होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। हरदम पॉजिटिव होगा नेचुरल नंबर, कभी भी भिन्न में नहीं होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा, कभी भी करड़ी में नहीं होगा। ये सारे गुण इसके अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग कभी करड़ी में 2 किताब नहीं गिन सकते। अगर हम आपसे पूछें ये मार्कर, तो आप ऐसा नहीं कह सकते आओ कि ये आधा मार्कर है, क्योंकि गिनते समय आधा, पौना, सवा, ये सारी गिनते नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है। तो जो नेचुरल नंबर होता है इससे हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं की काउंटिंग करते हैं। उसको लिखा जाता है किताबों में कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं। वो होता है सेट होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के अंकों, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के अंकों का। लेकिन यहाँ सबसे मेन चीज़ आपको दिमाग में रखना है, नेचुरल नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से आपको नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। दूसरा नंबर जो आता है नेचुरल नंबर के बाद वो होता है होल नंबर। दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है? होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। इसको हम लोग लिखते हैं W से। होल नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर में क्या लिखा था?
ये सेट है किसका 1 2 3। सेट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं, हर एक संख्या क्या है नेचुरल नंबर, और सभी संख्याओं को मिला के एक सेट बना के हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। अगर हम पूछें क्या एक को भी हम लोग एन से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या दो को, इसको भी दिखा सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि एन को दिखाने के लिए आप सबको लिख डालो। हर एक संख्या नेचुरल नंबर होगी। शर्त है भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, करड़ी में बंद नहीं होना चाहिए, माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है पूर्ण संख्या होल नंबर की। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो क्या, तो क्या आपको इसमें जीरो दिखाई देता है? आपको इसमें जीरो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग जीरो से कोई चीज़ काउंट ही नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कहीं जाएं कोई चीज़ खरीदने के लिए और हम कहें कि हमको जीरो कलम दे दो, इसका क्या मतलब है? हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। तो आपको काउंटिंग करनी है ना, काउंटिंग लेस नहीं हो जाना। तो काउंटिंग करने के लिए नेचुरल नंबर आता है, उसमें जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तब जो नेचुरल नंबर है वो बन जाता है होल नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये होल नंबर है, ये होल नंबर कैसे बनता है? जब हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में इन सेट ऑफ, समझ जाइएगा, नेचुरल नंबर के सेट में यानी नेचुरल नंबर के समूह में हम लोग किसको जोड़ देते हैं? जीरो को। जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जीरो को भी जोड़ देते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको किससे दिखाते हैं? डब्लू से। तो अगर हम लोग डब्लू लिखेंगे तो इसमें जीरो भी आएगा। तो ये हो गया होल नंबर। तीसरा, अब तीसरा क्या कह सकते हैं? अब इन्हीं दोनों लोगों से सारे संसार का निर्माण होगा, सभी संख्याएं इन्हीं से बनेंगी। अब तीसरे में आएगा हमारा सम संख्या। सम संख्या प्राकृतिक संख्या का ही हिस्सा, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या किससे था? 1 2 3 4 डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक, ये था प्राकृतिक संख्या। इसी में सम संख्या, मतलब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कुछ की अलग खासियत, कुछ की अलग खासियत। तो प्राकृतिक संख्याओं में उन्हीं के गुणों के आधार पर उन्हीं को दो भागों में बांट दिया, एक सम एक विषम। तो सम संख्या में हम लोग उसको लेंगे जिसका इकाई का अंक होगा 2 4 6 8 या 0। जिन संख्याओं का इकाई का अंक हो 2 4 6 8 0 सब क्या होंगे? सम संख्या। जैसे हम कहें क्या 13 सम संख्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इकाई की जगह कौन है? 3। अब 134 ये सम संख्या। कैसे? क्योंकि इकाई की जगह क्या आ गया? 4। आपको विद्यालय में कैसे सिखाया जाता है? जो संख्याएं 2 से कट जाएं उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। सोचो, अगर आपको 1 से 2 सेकंड का समय दिया जाए और आपको हम ये गिनती देते हैं, थोड़ी फंटास्टिक गिनती। अब अगर आपने विद्यालय में सीखा है कि जो संख्या 2 से कट जाए वो होता है सम, तो काटते रहिए दिन भर। जब कटेगा तब बताएंगे कि सम संख्या, नहीं कटेगा तो नहीं बताएंगे। आपको ऐसा नहीं करना। सम संख्या वो होती हैं जिन संख्याओं का इकाई का अंक होता है 0 8 6 4 या 2, इनमें से कोई भी अगर होगा तो क्या होगा? सम संख्या। हम इसको मिटा दिए, क्या ये सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि कहोगे 0 2 4 6 8 में से कोई अंक तो इकाई पे है ही नहीं। अब बताओ, अब सम संख्या हो गया, क्योंकि इकाई पे कौन है? 8। सेम पहचान इसका है। विषम संख्या का इसका जो इकाई का अंक होता है 1 3 5 7 9, ये है आपको किताब में, मतलब आपको आपके विद्यालय वाले कैसे सिखाते हैं मालूम है? जिन संख्याओं में 2 से भाग करो ना कटे तो क्या है? विषम संख्या। अब अगर आपको किसी ने खूब लंबी सी अंक दे दी तो आप दिन भर भाग करोगे, तब कभी पता चलेगा कि अरे नहीं कटा, तो विषम संख्या। वहीं कोई इनमें से अंक खो जाए 1 3 5 7 9 है विषम संख्या, नहीं है सम संख्या। कोई देख के बता रहा है और कोई दिन भर गुड़ा भाग कर करके बेचारा थक जाता है, सवाल नहीं आता, तो क्या होगा? मैथ से भागेगा ही जरूर, क्योंकि आप तो उसको इतना लंबा चौड़ा सेट दे देते हो कि वो देख के ही डर जाता है।
तो आपको कैसे पहचानना, अगर इकाई का अंक 24680 होगा तो सम कह देंगे, इकाई की जगह पे 13579 में से कोई भी एक होगा तो क्या कहेंगे उसको, विषम। अब इस विषम की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, चौथे नंबर पे उसको डाल सकते हैं, चौथा तो है होगी का, पांचवा अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है ना कटे किसी से, किसी भी अंक से कटे ही ना। इसका क्या मतलब, किसी भी अंक से ना कटेगा, उसका गुणनखंड भी ना हो। अब आप ये भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि गुणनखंड ही ना हो, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हम आपसे पूछें 7 को आप किससे किससे काट सकते हो, तो आप कहोगे किसी से नहीं कटेगा। 8 को किससे किससे काट सकते हो, तो आप बड़े जोश में बोलोगे 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 3 अंकों से 8 कट जा रहा है, और 7 तो बेचारा किसी से नहीं कटा। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किससे कटे, खुद से। खुद मतलब जो लिखा है वही, किससे कट जाए, खुद से, और किससे कटे, 1 से। जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य। जो संख्या 1 से कट जाए और खुद से कट जाए उसको क्या कहेंगे, अभाज्य। जैसे 19 या तो 19 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप कहोगे क्यों, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ, वो अपने दिमाग में बिठाए रहते हैं क्योंकि 2 सम संख्या और सम संख्याएं तो कट जाती हैं, तो बेचारे गलती करके उसको अभाज्य नहीं कहते। लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 या तो खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, और ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से कटती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्या। तो दिमाग में रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर उसके बाद इसमें अगली कैटेगरी हम लोग डाल सकते हैं किसकी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से, खुद से और किसी तीसरे से, खुद से भी कट जाए, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, किसी तीसरे अंक से भी विभाज्य हो। जैसे 45, कोई भी है, 45 क्या भाज्य है। अब भाज्य की खासियत क्या होती है, खुद से, तो 45 से कट जाएगा, 1 से कट गया, तीसरे से, कोई तीसरा खोजो जरा, 3 से कट जाएगा, 15 3 45, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, इतने सारे अंक से कट जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य। जो 1 से कटे, जो खुद से कटे और किसी तीसरे से भी कट जाए तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य। जो 1 से और सिर्फ खुद से कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, 2। अब अगली कहानी आती है, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, तो ये तो अभी हैं जिसमें हर में एक एक है। अब कुछ और लोग आएंगे, चलिए उनको देखते हैं। मिटाएं इसको जी। हाँ, तो 7वें नंबर पर लेकर के आते हैं हम लोग पूर्णांक को, जिसको कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक इसको लिखते किससे हैं, आई से। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूर्णांक का मतलब होता है कि आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सबको लिख डालो। हमने प्राकृतिक में 0 शामिल नहीं किया था, पूर्ण में 0 शामिल किया था, लेकिन पूर्णांक में सब चलते हैं। प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती थी, यहाँ वो भी होती है। तो यहाँ जो पूर्णांक होता है
पूर्णांक क्या है वास्तव में, हम लोग कह सकते हैं कि प्लस माइनस प्राकृतिक, अरे कुछ अजीब लिखा जा रहा है, प्लस माइनस में होगा, क्या होगा, प्राकृतिक या पूर्ण। पूर्ण संख्या प्लस में हो तो पूर्ण तो ही है, माइनस में हो गया तो क्या बन गया वो, पूर्णांक। जैसे 5 एक प्राकृतिक संख्या है, अच्छा कैटेगरी देखिए, 5 प्राकृतिक संख्या है, 5 विषम संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 पूर्णांक भी है। इतने सारे प्रॉपर्टी है। देखिए हम बात 6 की करें, 6 एक प्राकृतिक संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 3 और 2 से कट जाएगा, और तो और 6 एक पूर्णांक भी है, लेकिन माइनस जैसे ही लगाया सब काम चौपट। अब क्या बचा वो, पूर्णांक। तो जैसे ही माइनस का साइन लग जाता है किसी अंक के आगे, वो तुरंत क्या बन जाता है, पूर्णांक। अगर प्लस है तब तो पूर्णांक पहले से ही है, पूर्णांक के साथ साथ वो कुछ और भी है, पूर्ण और प्राकृतिक भी अगर प्लस में है, लेकिन जैसे ही माइनस लगा तो यहाँ से भी रिश्ता टूट जाता है, यहाँ से भी रिश्ता टूट जाता है, एक नया रिश्ता जुड़ता है इंटीजर का। जैसे ही किसी संख्या के आगे माइनस लग जाता है तो तुरंत बन जाता है पूर्णांक। लेकिन कौन सा पूर्णांक, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव, और नकारात्मक मत समझ लेना, निगेटिव इंटीजर, और है इसको पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर प्लस चिन्ह वाले हैं तो इसमें रखेंगे, माइनस चिन्ह वाले हैं तो इसमें रखेंगे। सबसे मेन डिफ़िकल्टी पूर्ण संख्या में एक चीज़ था, जीरो। कोई आपसे पूछे कि यह जीरो इन दोनों में से किस में आएगा, जीरो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट कह देना, जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसका कोई भी परिणाम, परिमाण, मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान कुछ भी नहीं होता है। दिमाग में रखिएगा, ये ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। रीजन, क्योंकि इसका कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। हाँ, जब आपसे कहे कोई ऐसी कोई संख्या बताओ जो कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होती है, तो बिंदास बोलना जीरो, क्योंकि जीरो कभी भी नहीं होता है। ऐसी संख्या बताओ जो कभी भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है, तो बिंदास जीरो। अगर आपसे कोई कहे माइनस जीरो, कोई अस्तित्व नहीं है इसका, प्लस जीरो कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक किसी अन्य अंक के साथ ना मिल जाए तब तक। जब किसी अन्य अंक के साथ मिलेगा तब तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ एक्टिंग जरूर करेगा ये जीरो। लेकिन अगर किसी अंक के साथ मैचिंग नहीं, मतलब किसी अन्य अंक के साथ संबंध नहीं बनाता, बिना रिलेशन के आ जाता, तो जीरो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दोनों से बाइकाट, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर प्लस में लिखी हुई हैं तो पूर्णांक तो था ही था, तब प्राकृतिक भी था, पूर्ण भी था, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, इनमें से भी कोई था। लेकिन अगर ऋण चिन्ह लग गया तो बन जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ से संबंध खत्म, यहाँ से खत्म, हर जगह से खत्म, कहाँ जाता है वो, ऋणात्मक पूर्णांक। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले सफ़र पर, 8वां नंबर का मिशन। मिशन नंबर 8, हम लोग इसको कहते हैं परिमेय संख्या। बड़ा खतरनाक चीज़ है। रेशनल नंबर, आठवां नंबर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब ये क्या है, नई आफत। अच्छा, पहले आपको बताएं आपकी किताब में कैसे लिखा रहता है, या फिर आपके अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, पहले वही बता दें आपको। तो आपको पढ़ाया जाता है परिमेय संख्या में जिसको P/Q के रूप में लिख सकें और Q 0 के बराबर
ना हो। क्या मस्त डेफिनेशन आपको सिखा देते हैं और आप रट नहीं पाते हो, तो आप मुजरिम ठहर गए, क्योंकि आपको परिमेय संख्या तो आई नहीं। आपसे क्या कहा जाता है, P/Q के रूप में लिख सको। क्यों? क्या हम A/B के रूप में नहीं लिख सकते? क्या B ≠ 0 नहीं लिख सकते? यही सबसे बड़ी गलती होती है, आपको रट्टा मरवाया जाता है। नहीं रटो, P/Q ही कहो, A/B मत कहना। कभी भी X Y अगर कह दिए तो आप मुजरिम साबित हो जाओगे। ऐसा आपको इतना भयंकर रटाया जाता है कि आप रट्टा मार लेते हो। नहीं, परिमेय संख्या अगर होंगी तो P/Q के रूप में होंगी, क्योंकि सर जी ने सिखाया था। इतने मोटे इतने महंगे किताब में भी तो लिखा था, तो क्या किताब वाला बेवकूफ़ था? बिल्कुल, क्योंकि आपको रट्टा मरवाया जाता है। आपको रटना नहीं है, समझना है। हाँ, तो हम अपना बात कर रहे हैं, हम तो किताब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की जो वास्तविक है, जो आपको जाननी है। आपको रटना नहीं है, नहीं तो रट के आप डॉक्टर के बजाय डाकू बन जाओगे। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, अंश हो। पहली चीज़ आसानी से समझिए, जिसमें क्या हो, अंश हो, और क्या हो, हर हो। जो संख्या इन दोनों से मिलके बनती है, अंश से और हर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो इन दोनों से मिलकर के बनती है, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अब आप कहोगे फिर से लेकिन, हाँ, लेकिन क्या है, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, अंश हो या हर हो, अंश हो या ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, कुछ भी, यह दुई के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब आप तो जानते हैं पूर्णांक प्लस माइनस दूनम चलता है, तो परिमेय संख्या भी प्लस माइनस दूनम होगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। परिमेय संख्या का मतलब जो अंश और हर दोनों से मिल करके बनता है, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश हो या हर हो या दोनों पूर्णांक ही होने चाहिए। पूर्णांक भी नहीं, गलती नहीं, ये पूर्णांक भी ऐसा नहीं, पूर्णांक ही होना चाहिए, पूर्णांक भी नहीं। शब्दों के उलट फेर को समझना जरा। अंश या हर पूर्णांक ही होना चाहिए, अंश और हर से मिलकर के बनना चाहिए, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे हाँ, यहाँ 3 लिखा, हम आपसे पूछे क्या 3 परिमेय संख्या है? आप कहोगे इसमें अंश तो दिख गया, हर कहाँ है, ये लो दिख गया। एक चीज़ तो अप्लाई हो गई, दूसरी हर जीरो के बराबर नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा कंडीशन, अंश या हर पूर्णांक भी ही होना चाहिए, तो 3 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए बात आप? जो संख्या अंश और हर से मिलके बनती है, हर जीरो के बराबर नहीं होता है, अंश और हर दो के दोनों पूर्णांक ही होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। एक आध और, चलो इसको बताओ। अंश भी है, हर भी है, हर जीरो के बराबर भी नहीं है, अंश और हर पूर्णांक भी है, तो क्या है ये, परिमेय संख्या। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया परिमेय संख्या का पहचान। अच्छा चलो सोच के बताओ, क्या 1.5 परिमेय संख्या है? वन 1.5 क्या रेशनल नंबर है? इन तीनों में से कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है ये। चलो मान लेते हैं अंश है, हर है, ये चलो इसको अंश बना देते हैं, इसको हर बना देते हैं। यहाँ आके बात अटक गई, 1.5 पूर्णांक नहीं है। जब आप इसको ऐसा बना लोगे 15/10, तब यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन अभी तो नहीं है। जब बनेगी तब होगा, लेकिन अभी 1.5 परिमेय संख्या नहीं है। तो दिमाग में ये बात भी बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि जिसको बना सकते हैं वो भी परिमेय संख्या होगी नहीं, जब बन जाएगा तब होगा। फिलहाल अभी ना बना है ना होगा।
जब तक नहीं दिख रहा है ऐसा तब तक नहीं होगा, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। जैसे अगर मान लो हम आपसे कहें कि 1.25 क्या परिमेय संख्या है, अब आपसे बहुत सारे विद्वान लोग कहेंगे हाँ इसको ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, तो क्या है, क्यों, ये तो परिमेय संख्या है तो ये क्यों नहीं है? इसको बनाना पड़ा तो बनाने के बाद है, ये नहीं अभी था तो अभी नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना, जब है तो है, नहीं है तो नहीं। दिमाग मारी आपको नहीं करना। अगर अंश मिलेगा, हर मिलेगा, हर जीरो नहीं मिलेगा, अंश और हर पूर्णांक होंगे तो परिमेय संख्या होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसका तो कुछ तो नाम होगा, तो उसका एक और नाम दिया गया है, मस्त वाला नाम, जिसको हम लोग कहते हैं आ परिमेय संख्या। आ गया, इरेशनल नंबर। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखें? परिभाषा तो आज तक किसी चीज़ का बना ही नहीं, ये भी दिमाग में रखे रहिए। परिभाषा की खुद परिभाषा होती है। अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसमें से इन दोनों में से कोई एक डैमेज हो, या हर गलती से जीरो हो जाए, या अंश और हर में से पूर्णांक कोई एक ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। या सीधे सीधे कह सकते हैं जो परिमेय नहीं दिखेगा तो अपरिमेय कहेंगे। जैसे चलिए कुछ विद्वानों वाली बात आपको मैं बताता हूँ। √16 इसको इन दोनों में से किस कैटेगरी में डालोगे? आप कहोगे अंश हर होना चाहिए, तो अंश भी है हर भी है, हर जीरो नहीं वो भी है, अंश या हर पूर्णांक होना चाहिए, तो √16 पूर्णांक नहीं है। कब होगा? जब वर्गमूल निकाल लेंगे तब। तो जब होगा तब परिमेय संख्या लिखेंगे, फिलहाल अभी तो नहीं है। तो अभी ये किस कैटेगरी में है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या में। बात दिमाग में रखे रहिएगा, जब परिमेय संख्या के जैसा है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर बनाने के बाद दिख रहा तो बनाने के बाद होगा, बनाने से पहले तो वो इरेशनल नंबर में ही आएगा। जैसे 1/√2 इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखेंगे आप इसको? अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए, दोनों ठीक। हर जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक। अंश और हर पूर्णांक होनी चाहिए, गड़बड़, ये पूर्णांक नहीं है, तो किस में आएगा? ये इरेशनल नंबर। अरे इसको इंटीजर मत बना देना, प्यारा सा नाम। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में आ गई। चलिए रियल नंबर का एक और लंबा परिवार, कुल 9 सदस्य हो गए। एक माता पिता, इतने सारे संतान, माता पिता सारे संतान चल रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों से मिलकर के बनता है, इन दोनों से 10वां मिलकर के बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या का मतलब होता है हर से अंश में भाग कर दो, हर से अंश में भाग करो तो भागफल दशमलव संख्या हो सकती है। होगी कि नहीं मालूम, हो सकती है जब भागफल में दशमलव हो। आई बात समझ में? हर से अंश में भाग करो, भाग करने के बाद अगर भागफल में दशमलव आया तो वो दशमलव संख्या होगी। और बिना भाग के अगर कहीं कुछ लिखा, जैसे 1.2 क्या है? दशमलव संख्या है। अरे दशमलव तो दिख रहा तो होगा ही, 1.2 दशमलव संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है इसको हम लोग दशमलव संख्या में बनाते भी हैं और बनी भी रहती है। जैसे 1.2 अभी तो परिमेय संख्या है, इसको बना सकते हैं भाग करके, तो ये क्या बन गई? दशमलव संख्या। तो परिमेय संख्याओं में हर से अंश में भाग कर देते हैं तो दशमलव संख्या मिल जाती है। जब भी आपसे कहेगा कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो तो आप हर से डिवाइड कर देना, अंश में दशमलव संख्या आ जाएगी। कब आएगी लेकिन? जब भाई ऊपर वाला छोटा होगा तब आ सकता है, या ऐसी संख्या हो जो एग्जैक्ट ना कटती हो तब आ सकता है।
फिलहाल। अब इस दशमलव संख्या के दो लोग, क्या लंबा परिवार। एक होता है शांत दशमलव, 11वां नंबर लिख दें, कोई बात नहीं। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब जो कट जाए, किससे, हर से, नहीं तो किसी और से काटना मत। एक होता है अशांत, 12वां नंबर, अशांत दशमलव जो ना कटे, किससे, हर से। आई बात समझ में। तो जब नहीं कटेगा तो फिर इनके दो खानदान, परिवार लंबा चौड़ा चला है। 13वां नंबर, अशांत आवर्ती रिपीटेड दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। आई बात समझ में। जब भाग करेंगे तो कटेगा या फिर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो संख्या रिपीट करेगी वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे 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 है, मिटा इसको। पहले बात करते हैं जो शांत है। जैसे जैसे हम कहें 12 में 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, कट गया तो शांत दशमलव, कहीं जाके ख़त्म। 13 में 3 से भाग करो, 3 चौको 12, 1 बचेगा, फिर 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अरे 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 अरे, नहीं कटा तो नहीं कटा तो अशांत होगा। अब क्या कोई चीज़ बार बार अपनी ही जगह पे आ रही है, हाँ 3 आ रहा, तो इसको किस में रखेंगे, अशांत आवर्ती में। और जैसे 22/7 में 7 से भाग करो, 7 तियाँ 21, 1 बचा दशमलव 10, 7 कन्ने में 7, 3 फिर से 10, 0 लगाए 30, 7 चौको 28, फिर 2 20, 7 दूनी 14, 6, फिर 0, 7 8 56, 4, फिर 0, 7 5 35, 5 फिर 0, 7 7 49, 1 फिर 0, 7 करने में 7, 3 फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2, 7 दूनी 14। आपको कुछ दिखाई दे रहा है। 7 के बाद फिर से आने लगा 1 2, फिर आएगा 8 5 7, फिर आएगा 1 2 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा। तो इस प्रकार से देखिए संख्याएं रिपीट होने लगी। 1 1 2 3 4 5, 6 अंक के बाद फिर एक आया, यहाँ 4, 1 2 3 4 5, 6 अंक के बाद फिर आया। तो अपनी निर्धारित जगहों पर संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। कटे भी ना, बार बार भागफल में कोई अंक रिपीट हो तो अशांत आवर्ती, रिपीट ना हो तो अशांत अनावर्ती। क्या कुछ है ऐसा कोई अंक, चलिए जुगाड़ करते हैं। 28 को 3 से भाग करो, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 3 9, 3 3, अरे मिल ही नहीं रहा कुछ। तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती, सॉरी गलती हो गई, अशांत आवर्ती, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम लिखें 1.2 3 4 3 2, अरे क्या कामा लग रहा है, 2 7 5 6 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती किस में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अपने ठीक ठाक जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये होगा अनावर्ती दशमलव संख्या। तो मेरे ख्याल से आपको आज की सारी चीज़ समझ में आई होगी। रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम। रियल नंबर में ढेर सारे लोगों पर हम लोगों ने चर्चा किया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती।
इतने सारे चीज़ों पर आज हमने चर्चा की और शुरुआत में हमने बताया था कि मैथ में गलती कहाँ होती है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई समस्या है जिससे आप बचना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। और अगर आप तक हमारा ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा है, आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हितकारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि हमारा यह प्रयास अन्य लोगों तक निःशुल्क आसानी से पहुंच सके, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी भी विद्यार्थी की जीवन में 4 चाँद लगा सकता है। जो विद्यार्थी निराश हो चुका होगा शायद उसके अंदर भी उम्मीद की किरण जगा सकता है। तब हम समझेंगे कि शायद हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है, क्योंकि हमारे अकेले प्रयास से बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका भी साथ चाहिए हमको। जब आप अपना समर्थन हमको देंगे, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो आप अगर उसको हमें बताएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। क्योंकि कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते, तो अच्छे एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। तो अगर वो लोग वंचित हो जाते हैं तो अपराधी आप भी होंगे, क्योंकि आपके हाथ अगर कोई अच्छी चीज़ लगी, आपने नहीं सौंपा उनको, तो आपका भी दोष होगा, हमारा भी दोष होगा। अगर हमारे पास ज्ञान है और अगर हम उसको बेचते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, चैनल जब बहुत ज़्यादा कामयाबी की ओर पहुंच चुका होता है, मान लो किसी टॉपिक पर 10-20 वीडियो है, उसमें से 5-6 अच्छे वीडियो उन्होंने पब्लिक कर दिया, तो लोग उसको देखते हैं। उसके बाद बाकी सारे वीडियो लोग प्राइवेट कर देते हैं और फिर अंत में वो आपसे कहते हैं कि आप ये वीडियो आप इतने रुपए में ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल हमारे चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर एक चीज़ निःशुल्क मिलेगा, चाहे वो PDF हो। अगर हम मतलब कभी भी भविष्य में अगर PDF प्रोवाइड करेंगे, वो भी निःशुल्क होगा। आपको हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क इस चैनल पर ना तो है, ना तो निकट भविष्य में कभी भी होगा। ये मैं आपसे वचनबद्ध हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ये समझ करके, क्योंकि ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आपकी वजह से भी किसी बच्चे का भविष्य संवर सकता है। अगर हम प्रयास करके इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर आप एक छोटा सा प्रयास करके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।